Hello students and welcome to the last video lecture solution of physics। 29th को जो इवनिंग सेशन का पेपर हुआ है 29 जनवरी 2025 का जो इवनिंग सेशन है मतलब सेकेंड शिफ्ट का, उस पेपर का फिजिक्स का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर इस पेपर की ओवरऑल बात करूं तो इस पेपर के अंदर देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच वर क्वाइट इजी। ठीक है, ओवरऑल लेवल मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, ये कहना गलत होगा। कुछ क्वेश्चन इसके अच्छे भी हैं। अब बैलेंस सा बना हुआ है इस पेपर के अंदर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप देखिएगा जैसे जैसे सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन 2-2 मिनट में भी सॉल्व हो जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन। लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसकी आउटपुट ट्रूथ टेबल क्या होगी। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ ये एंड गेट है, इसके अंदर एक ए है और बी नॉट है, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा तो ए और बी नॉट। ठीक है, उसके बाद ए का नॉट यहाँ हो गया और बी यहाँ हो गया, तो ये हो गया ए नॉट और बी, ए कंजुगेट इंटू बी, और इन दोनों का और हो रहा है तो y को लिखा जा सकता है ए बी कंजुगेट प्लस ए कंजुगेट इंटू बी। अगर आपको फॉर्मूले थोड़े बहुत याद होंगे तो आपको ये पता होगा ये एक्सक्लूसिव और गेट बनता है, एक्सक्लूसिव और गेट, जोर गेट। तो बेसिकली क्या होगा कि जब आउटपुट 0 0 है, 0 1 1 0 और 1 1, तो इसमें अगर हम और की बात करें तो 3 1 आते हैं, लेकिन जब एक्सक्लूसिव और की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 0 रहता है, यहाँ पे भी 0 रहता है, इन दोनों में 1 1 आता है। ये बनता है ट्रूथ टेबल जोर का। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं भी याद आता है कोई बात नहीं, आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हो, वैल्यू पुट करके देख सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो कि अगर ए की वैल्यू 0 तो बी कंजुगेट दोनों 0 हैं, तो ये भी 0 ये भी 0, तो इसका बी कंजुगेट हो गया 1, 1 इंटू 0 इज 0 प्लस। अब यहाँ पे देख सकते हो ये होगा 0, 0 का कंजुगेट 1, 1 इंटू 0 अगेन 0, तो आउटपुट आएगा 0। करेक्ट है। दूसरा आप चेक कर सकते हो, दिस इज 0 दिस इज 1, सेकंड वन इज 1, 1 का कंजुगेट 0, तो ये 0 बनेगा प्लस 0 1, 0 1 की बात हो रही है, 1 इंटू 1 दिस विल बी 1। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे ये सेकंड वाला ये फर्स्ट वाला ये 1 आ जाएगा, और थर्ड वाले केस में दोनों 1 1 है तो आउटपुट बनेगा 0। ठीक है, तो इस तरीके का आपका ट्रूथ टेबल बनना चाहिए। अब इसके अंदर ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन हैं। तो अब देखिए ये थोड़ा सा आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे देखिए आपको मैच करता हुआ दिख रहा है, दिस ऑप्शन विल मैच, क्योंकि ए और बी, मैं फिर से बात बता रहा हूँ, जोर गेट बनेगा ये। ठीक है, आउटपुट फंक्शन बन रहा है ए कंजुगेट बी प्लस बी कंजुगेट इंटू ए। ठीक है, ये आउटपुट फंक्शन बन रहा है, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो इसका जो आउटपुट आएगा यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, दो जगह पे बनाना चाहिए, सिर्फ 3 पे नहीं 2 पे ही आता है 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 जगह पे 1 है, ये करेक्ट हो गया, ये 2 जगह पे 1 आ रहा है, और जब दोनों 1 हो गए तो ये हो गया 0, तो आंसर इज फोर्थ। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अगले वाले के अंदर, अब ये वाला क्वेश्चन तो एसएचएम का है, आसान भी है, इसके अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत आई भी नहीं होगी। दो बॉडी है, दोनों का मास सेम है, स्प्रिंग दो है, एक का कांस्टेंट है K1 एक का K2। ठीक है, एम्पलीट्यूड इक्वल है, कहता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो, तो VA बाय VB इट इज A ओमेगा 1 A ओमेगा 2, एम्पलीट्यूड बराबर है, ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट K बाय M, तो ये वैल्यू बनेगी अंडर रूट K1 बाय M, ये वैल्यू बनेगी अंडर रूट K2 बाय M। मास सेम है, K1 बाय K2 स्क्वायर रूट, K1 बाय K2 स्क्वायर रूट। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, सब लोग अलग अलग कुछ आंसर बता रहे हैं। एनटीए वालों के हिसाब से पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट में तो झगड़ा ही नहीं होना चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी पावर गामा कांस्टेंट होता है, गामा इज रेशियो, ये तो हमको मालूम है ट्रू है। अब पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। तो कह रहा है कि प्रेशर इंक्रीज करा, तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करो तो ध्यान से देखना, पीवी, अगर प्रेशर को इंक्रीज करिएगा तो ऊपर रहेगा एडियाबैटिक प्रोसेस जब उल्टा आते हैं, और फ्लैट रहेगा आइसोथर्मल। ठीक है,
क्योंकि आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो ना, तो वॉल्यूम ऑब्वियसली डिक्रीज होएगी। तो एडियाबैटिक ऊपर रहता है, आइसोथर्मल नीचे रहता है, ठीक है, फ्लैट रहता है। अब लॉजिकल बात है कि अगर तुमने प्रेशर इंक्रीज को सेम कर दिया, मान लो, तो मान लो प्रेशर इंक्रीज कर दिया 10 पास्कल से, अब एडियाबैटिक के लिए भी तुमने 10 पास्कल का चेंज करा, आइसोथर्मल के लिए भी 10 पास्कल का चेंज करा। ध्यान से देखो अब इसको, तो एडियाबैटिक में जो वॉल्यूम चेंज है वो काफी कम है, तो एडियाबैटिक का वॉल्यूम इतने प्रेशर में काफी कम चेंज हो रहा है, और आइसोथर्मल का बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज इज वेरी वेरी हाई। तो किस में वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा? आइसोथर्मल में वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा। तो इसमें कहता है तो वॉल्यूम फॉल्स मोर रैपिडली इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। टेक्निकली ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, दिख रहा है भाई, लेकिन ठीक है, वो एनटीए वालों ने उसको नहीं अज्यूम करा, आप चाहें तो उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो एनटीए ने कहा है कि ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो एनटीए के हिसाब से जो आंसर है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, और इसका लॉजिक ये रहा, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्ती इतनी लंबी इंग्लिश लिखी है, इतना कॉम्प्लिकेट करा है, कुछ भी नहीं है। पहले पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी v0, दूसरे वाले को वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे दी, तीसरे वाले को वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे दी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, सेंट्रॉइड पे टकराएंगे, सेंट्रॉइड पे टकराएंगे, कोलाइड करेंगे फाइनली, तो कम एक साथ मिल जाएंगे एक जगह पे, ऐसे घूम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम चाहिए पूरे सिस्टम का। एंगुलर मोमेंटम मुझे पता है, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो अगर मैं इस एक पार्टिकल को सिलेक्ट करूं, किसी एक को, तो एक पार्टिकल को सिलेक्ट कर देता हूं, इसकी वेलोसिटी है v, इसकी मोमेंटम पे यहां से इस पॉइंट के अबाउट अगर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये कहलाएगी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो जिस पॉइंट पे कोलिजन हो रहा है, यानी कि सेंट्रॉइड, उस सेंट्रॉइड के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। अब आप जानते हो, अगर ये साइड ए है तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये जो पूरी हाइट होती है, हाइट होती है a√3/2, और r क्योंकि सेंट्रॉइड है तो 1:2 के रेशो में डिवाइड करेगा तो ये 1/3 होता है, तो r इज इक्वल टू 1/3 ऑफ h, यानी कि a/2√3। तो यहां से आपके पास एंगुलर मोमेंटम बनेगा mv0 a/2√3। अभी एक पार्टिकल का है, बाकी सबका भी सेम होगा, और इसकी डायरेक्शन है बाहर को पॉजिटिव, दूसरे वाले की डायरेक्शन भी बाहर को, तो सबका एक ही डायरेक्शन में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1√3 कट जाएगा, एंगुलर मोमेंटम बनेगा √3/2 mv0a। ठीक है, इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखी, यूनिट वेक्टर, AC वेक्टर, BA वेक्टर, इतना सब लिखने की अगर डायग्राम बनाए तो 2 लाइन का क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, अब क्या कह रहा है कि A से B जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है, तो कोई हीट अब्जॉर्ब नहीं होगी, आपको नेट हीट अब्जॉर्ब चाहिए, तो यहाँ से कोई हीट अब्जॉर्ब नहीं होगी। बी से सी जो प्रोसेस है वो 450 केल्विन पे आइसोथर्मल है, सेकेंड प्रोसेस जो है आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल के अंदर इंटरनल एनर्जी तो चेंज करती नहीं, तो हीट अब्जॉर्ब इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू nRT log V फाइनल बाय V इनिशियल, ये होता है हीट अब्जॉर्ब। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो सी है, बी से सी जा रहे हैं, बी से सी, तो यहां से ध्यान से देखो, सी पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो है 8, तो सी वाला जो वॉल्यूम है वो है 8 × 10⁻⁻6। बी पर अब चेक कर सकते हो, बी वाला वॉल्यूम है 6 × 10⁻6। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हीट की वैल्यू बननी चाहिए nRT log V फाइनल, फाइनल वॉल्यूम हो गया 8 × 10⁻6 डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम 6 × 10⁻6, ये खत्म 4/3, तो दिस इज इक्वल टू nRT log 4/3। अब एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर ये वैल्यू आ रही है, ये सेकंड थर्ड ऑप्शन, तो इसका मतलब ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन ही मार्क करना है। टेम्परेचर की वैल्यू चाहे तो डाल सकते हैं, 450 केल्विन ऐसे डाल देंगे, 450 R × ln4 - ln3, इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये तो क्वेश्चन तो बताने की भी जरूरत नहीं है, n × n - 1/2,
n इंटू एन माइनस 1/2, फोर्थ एनर्जी लेवल में 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 जंप्स आएंगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कितनी पॉसिबल जंप होती हैं, 6। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक्चुअली कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ गई सवाल में। ये क्वेश्चन एक्चुअली एक बैटरी बनाता है, उसको बोलते हैं थर्मोकपल की मदद से। ठीक है, सीबैक इफेक्ट नाम का एक इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, दो मेटल के जंक्शन होते हैं, एक को रखा जाता है हाई टेम्परेचर पे, एक को रखा जाता है लो टेम्परेचर पे, तो इनके बीच में एक वोल्टेज जनरेट हो जाती है, तो ईएमएफ बन जाती है, बैटरी बनती है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अब हमारे को डिफरेंस इन टेम्परेचर से हमको हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो बैटरी बनानी है। अब हम चाहते हैं कि इस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर ये अच्छा हीट का कंडक्टर होगा, हीट को गुड कंडक्ट करेगा, तो क्या तुम टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर पाओगे? नहीं, फटाक से हीट चली जाएगी तो टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो तुम नहीं चाहते कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। इसका मतलब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होनी चाहिए, ये तो फिक्स हो गया। दूसरी बात, अगर इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो भी नुकसान है, क्योंकि जब बैटरी बनेगी तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ई माइनस आई आर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का, ये बैटरी बन जाएगा, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या करोगे, फायदा तो कुछ है नहीं। तो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखनी है हाई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है, तो आंसर इसका बनेगा ए। ठीक है, आंसर विल कम आउट टू बी ए। थर्मल कंडक्टिविटी लो, जिससे कि ऐसा ना हो कि हीट फ्लो करके टेम्परेचर खत्म ही कर दे आपस में डिफरेंस को, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जिससे कि ज्यादा रेजिस्टेंस ना रहे, अच्छी बैटरी बन जाए। तो ये इसका लॉजिक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल फालतू की कैलकुलेशन करवाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन लंबा है, इसके अंदर मल्टीपल केसेस बनेंगे, मतलब कैलकुलेशन काफी लंबी है। तो देखिए, अब मैं इसके लिए यहाँ पे कंडीशन बनाता हूँ कि इस टाइप का हमारे पास एक सरफेस है, इस टाइप का हमारे पास एक सरफेस है, दोनों का रेडियस r है, अंदर का ग्लास है 1.5 1.5, बीच का गैप है 2r, और यहाँ से फर्स्ट वाले से r/2 पे एक पॉइंट रखा है, तो इसका मतलब यहाँ से r/2 में एक पॉइंट रखा है, ये है हमारा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट, इसमें से लाइट निकलेगी, एक लाइट इधर जाएगी, एक लाइट इधर जाएगी। यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा r/2, यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा 2r माइनस r/2, 3r/2। तो सबसे पहले इधर की बात करते हैं, इधर की। तो फॉर्मूला यूज करेंगे μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। लाइट एंट्री मार रही है 1.5 में, 1.5/v माइनस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस r/2 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस r, क्योंकि कॉनकेव सरफेस है तो इधर को होगा सेंटर। दिस विल बिकम माइनस 1/2r, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये प्लस 2/r, 3/2v प्लस 2/r इज इक्वल टू माइनस 1/2r। उसको उधर भेज दो, 3/2v माइनस 1/r कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 2, दिस विल बिकम 5/2। ऐसे करके आपके पास कंडीशन आ जाएगी, v को गायब कर दीजिएगा, 3 को इधर भेज दीजिए, v इज इक्वल टू माइनस 3r/5। इसका मतलब v नेगेटिव आया है, मतलब इमेज पहला वाला इधर से बनेगा, इधर को बनेगा इमेज, यहां से 3r/5 में इमेज बनेगा पहला। क्लियर है? दूसरे वाले पे अब लाइट जाएगी, दूसरे वाले में अंदर एंटर करेगी, दूसरा इमेज बनेगा। बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है, लेकिन अब की बार डायरेक्टली लिख रहा हूं। अब साइन कन्वेंशन चेंज होगा, लाइट इधर से जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव, तो यह एंट्री कर रही है 1.5 में, फाइनल मीडियम बाय v, आ कहां से रही है, एयर से आ रही है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा अब 3r/2, वो भी नेगेटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, माइनस 3r/2, μ2 माइनस μ1 यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय माइनस r, ये ऊपर भाग जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, 3/2v प्लस 2/3r इज इक्वल टू माइनस 1/2r। मैंने बताया था क्वेश्चन में कैलकुलेशन लंबी है, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा, दिस विल बिकम 3/2v,
3/2v equal to, this is -1/2r minus 2/3r, -1/2r minus 2/3r, इसमें से -1/r को कॉमन ले लीजिएगा, 1/2 प्लस 2/3, 3 + 4 7, 7 और ये बनेगा 6, 3/2v इज इक्वल टू -7/6r, this cancel 3, 3 into 3 9, v is -9r/7, ये भी नेगेटिव आया है। इसका मतलब अब पीछे आते हैं, अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से जो दूसरी इमेज बनेगी, दूसरी इमेज इस पॉइंट से वो इमेज बनेगी 9r/7 पे। तो ये हो गई एक इमेज, ये हो गई दूसरी इमेज। अब इनके बीच में गैप निकालना है। अब टोटल डिस्टेंस है 2r, तो गैप आएगा 2r, दोनों इमेज के बीच का गैप चाहिए। 2r माइनस ये प्लस ये 3r/5 प्लस 9r/7। अब इसको फिर कैलकुलेट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.114 आता है। इस टाइप की आपके पास वैल्यू बनेगी 0.114r। इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन काफी लंबी है, फॉर्मूले दो बार लगाने हैं, साइन कन्वेंशन चेंज हो रहा है, काफी लंबा सवाल है। तो आंसर विल कम आउट टू बी बट 0.114r। और ऑप्शंस भी देखो कितने आस पास दिए हैं कि अगर ऑप्शन भी दूर दूर होते तो भी आदमी सोच लेता है कि चलो जल्दी हो जाएगा। एक ऑप्शन है 0.114, एक है ऑप्शन 0.124। तो अब देखो कितने पास पास ऑप्शन है, तो इस केस में यहाँ पे अब कैलकुलेट करना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन हमारे पास तरीका नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। देखिए अब आपको दे रखा है dm/dt √v। तो थ्रस्ट फोर्स जो बनती है जब मास वेरिएबल होता है, इट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय dm/dt। तो ये बन जाएगा वेलोसिटी इंटू, इसको कांस्टेंट कर देंगे तो कह सकते हैं dm/dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू √v। हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगा दिया, इसको लिखेंगे लैम्डा इंटू √v। तो ये आ गई फोर्स। फोर्स को अगर वेलोसिटी से एक बार और मल्टीप्लाई कर दूं तो पावर आ जाती है, तो पावर इज f इंटू वी, पावर इज f इंटू वी। अब यहाँ पे होगा v का स्क्वायर और एक v की पावर हाफ आ गई, तो पावर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू v की पावर 5/2। तो आप चेक कर सकते हो फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, p² इज प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चन सब बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। कहता है पॉइंट चार्ज से इतना फ्लक्स है, फ्लक्स ही नेगेटिव है तो चार्ज भी नेगेटिव होगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज की वैल्यू फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। खत्म हो गया क्वेश्चन। फ्लक्स नेगेटिव है तो फ्लक्स की वैल्यू -2 इंटू 10⁴। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो 8 इंटू 2 16, 16 और 8.85 है तो 17 पॉइंट समथिंग आएगा और नेगेटिव होगा तो -17.7 एक ही ऑप्शन है। ठीक है, पूरा कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है। 8.8 इंटू 2 तो 17 से बड़ा आएगा, 17.7 और नेगेटिव होना चाहिए तो -17.7। ठीक, आगे चलते हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरड का, एक है 12 माइक्रोफैरड का। पहले जो है 6 माइक्रोफैरड वाले को बैटरी से लगाया और चार्ज कर लिया, तो बैटरी जो थी वो 5 वोल्ट की बैटरी थी, तो चार्ज आ जाएगा CV 30 माइक्रोकूलम। तो इसके ऊपर चार्ज बैठ जाएगा 30 माइक्रोकूलम, ऑलरेडी चार्ज है। अब जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो यही वाला चार्ज दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो बचेगा वो x और रिमेनिंग चार्ज इस पे आ जाएगा 30 माइनस x, क्योंकि टोटल चार्ज विल रिमेन सेम, कंजर्वेशन 30 माइक्रोकूलम, इसमें बच गया x और वही चार्ज घूम के रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 30 माइनस x। अब ये दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो मैं कहता हूं x/6, x/6 इज इक्वल टू 30 माइनस x डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, तो दूसरा वाला 30 माइनस x 20 माइक्रोकूलम। तो पहले वाले पे बचेगा 10, तो पहले वाले पे 10, दूसरे वाले पे 20। ठीक है, क्लियर है।
तो एक कैपेसिटर को पहले से चार्ज करा था, फिर उसके बीच में स्विच कनेक्ट करा है, तो वही वाला चार्ज इसमें घूम के रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन तो क्लास में करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन तो आपका सबका सॉल्व होना चाहिए, ये तो ऐसा कोई बैच नहीं है जिसमें मैंने नहीं करवाया। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, ग्लास का बना है 1.5, फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर, एयर में पानी में डालते हैं तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है, तो इट शुड बी 24 इंटू 4, इट विल कम आउट टू बी 96। क्लास में भी सेम क्वेश्चन करवाया हुआ, मैंने पहली वाली फोकल लेंथ ली थी 20 और सेकंड वाली जब पानी में डालने के बाद फोकल लेंथ ली थी 80, तो मेरा आंसर आया था 4 गुना 80। तो यहाँ पे भी 4 का फैक्टर रहेगा। अगर आपको इसको करना है तो आप प्रॉपर मेथड इसका जो बनेगा वो बनेगा, पहली फोकल लेंथ है 24 जब हवा में रखा है, तो 1/f इट इज μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। ठीक है, जब पानी में डाल देंगे तो नहीं मालूम, तो फोकल लेंथ f हो गई। अब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, पानी का 4/3 -1 1/r1 -1/r2, दोनों को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशंस को, और फिर कैंसिलेशन कर लेते हैं, वही वाली वैल्यू आ जाएगी, f विल कम आउट टू बी 4 मल्टीप्लाइड बाय 24 96। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे को पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लस x में जा रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गोइंग इन प्लस x डायरेक्शन। तो पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी x में नहीं हो सकती, उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड x में नहीं हो सकती क्योंकि दोनों उसके परपेंडिकुलर होती हैं। दो ऑप्शन तो ये कट गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y में हो तो सीक्वेंस देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y में है तो मैग्नेटिक को z में लेकर तभी आप वेलोसिटी ऑफ वेव को प्लस x ले सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड y, मैग्नेटिक फील्ड प्लस z, तो ये आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बैठेगा, E y एंड B z। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपने बाय चांस फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपकी कंडीशन उल्टी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन z और मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने y में ले ली तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को करना पड़ेगा E क्रॉस B, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर को जाना चाहिए, वेलोसिटी विल बी इन -x, तो ये यहां पे आप फंस जाओ। तो इस वजह से ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए, दिस इज रॉन्ग, तो आंसर विल बी फोर्थ। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, आंसर विल बी फोर्थ। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, पूरा मैच करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको बीच से ही लिंक कर सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है कि इसके यूनिट होते हैं वेबर, तो सी का ऑप्शन होना चाहिए सेकंड, सी का ऑप्शन सेकंड एक ही जगह पे, तो आप वही वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हो, बाकी आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत बार एग्जाम में। अब इसके अंदर एक जो ऑप्शन है वो गलत है, बट ठीक है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपने एक को भी मैच करवा दिया तो भी आपका काम चल जाता है, बाकी भी किसी को मैच करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी वन एंड दी सेम। आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम कांस्टेंट, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इस मेथड का मैं यूज करूंगा। ये क्वेश्चन कई पूछे हैं इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस बार। तो 90 से 80 चली गई, तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ 10, टाइम लगा t, कांस्टेंट k, बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 85, एवरेज टेम्परेचर 85 और सराउंडिंग का 20, 85 माइनस 20 यानी कि 65। पहली क्वेश्चन में अगली बार बॉडी को 80 से 60 जाना है, तो चेंज इन टेम्परेचर होगा 80 माइनस 60 20, और टाइम लगेगा टी डैश, तो यही वाला टी डैश निकालना है हमने। इट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 70, रूम का टेम्परेचर 20, 70 माइनस 20 मतलब 50। अब इनको डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। जब आप इनको डिवाइड करेगा, टी डैश ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 2t, दिस इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 50। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 13 डिवाइड बाय 10, दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 5, टी ऊपर चला जाएगा, टी डैश इज 13t/5, 13t/5, तो आपका आंसर बन गया सेकंड। क्लियर।
आगे चल रहा हूं नेक्स्ट। अब ये तो इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है, ये तो सभी का हो जाना चाहिए था। इन द इलास्टिक कोलिजन आइडेंटिकल मास में दो ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज करते हैं, हमको सबको पता है, क्लास में नोट्स में लिखवाया है। अब सबसे पहले इन दोनों का इलास्टिक कोलिजन होगा तो 5 और 2, इसकी बनेगी 2, इसकी बनेगी 5। अब ये 5 में है, ये 4 में है, तो इन दोनों का अब कोलिजन होगा तो पहले वाले की 2 रहेगी, सेकंड वाले को वापस 4 मिल जाएगी, और तीसरे वाले का इन दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा अब, और इसको मिल जाएगी 5। अब कोलिजन खत्म हो चुके हैं, अब कोई चांस नहीं है और कोलिजन करने का। तो फाइनल कंडीशन में ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। तो इधर से स्टार्ट करना है क्योंकि 5 सबसे बड़ा है, सबसे पहले इन दोनों का कोलिजन होगा। तो 5 और 2 का एक्सचेंज 2 और 5, फिर 5 और 4 का एक्सचेंज 4 और 5, तो ऐसे 2 बार कोलिजन हो रहा है। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ए की 4 नहीं, गलत है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है। आगे चलते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को पहली चीज इंटेंसिटी से तो फर्क ही नहीं पड़ता, इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ऑप्शन तो कट गए। उसके बाद कंडीशन बनती है एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी एस। तो अगर लैम्डा बढ़ाइएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा कम, तो इंक्रीज करेगा वेवलेंथ के इंक्रीज के साथ, नहीं डिक्रीज करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और आखिरी में स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1/e टाइम्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यस, क्योंकि इसी को आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज EVS, तो इसका मतलब 1/e ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ वन विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर डाइपोल बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है क्योंकि इनफाइनाइट शीट दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम। तो इसका मतलब डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा वो 0, टॉर्क 0 क्योंकि अभी अलाइंड है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, तो टॉर्क भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अब इसके हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल इज मिनिमम, टॉर्क इज 0, यही ऑप्शन है जो करेक्ट बचेगा। टॉर्क मैक्सिमम तो नहीं है, फोर्स बनेगा टुवर्ड्स द शीट, फोर्स तो आएगा ही नहीं, फोर्स विल बी 0, फोर्स विल बी 0, तो फोर्स आ ही नहीं सकता, फोर्स अवे फ्रॉम शीट भी नहीं आ सकता, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। यहाँ पे फिर से देखो मैच वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर फिर से कोई एक सिलेक्ट कर लो जो आपको सबसे आसान लग रहा है, जो सबसे जल्दी आ जाएगा। टॉर्क बहुत आसान है, टॉर्क के डायमेंशन एनर्जी के बराबर होते हैं, ml² t-2, ml² t-2, तो इसका मतलब बी का मैचिंग होना चाहिए 4, बी का मैचिंग 4 एक ही जगह पे, देखो बी का मैचिंग 4 एक ही जगह पे, तो टॉर्क ml² t-2, तो वहीं से आप बाकी के सारे भी मैच करा सकते हो। आपको हर चीज पूरी डिटेल में चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन अगर आपका सेटिस्फाई हो जा रहा है तो इसका मतलब वो वाला तो करेक्ट होगा ही, और कहीं हो भी नहीं था ना, नो अदर प्लेस। आगे चलो। अब ये तो करवाया हुआ क्वेश्चन है क्लास का, इसके अंदर जब ऐसे कट करेंगे तो फोकल लेंथ सेम रहती है F और F, जब वर्टिकली कट करते हैं पावर हाफ हो जाती है, फोकल लेंथ डबल, तो फोकल लेंथ 2F। अब अगर आप 1 और 3 को डिवाइड करो, 1 और 3 को, तो F/2F यानी कि 1:2। फोकल लेंथ का रेशियो पूछा जा रहा है, रेशियो इज 1:2। आगे, अब ये क्वेश्चन आ गए न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिया है 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 Ni, इसको लिख रहा हूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। टोटल टर्न है 200, लेंथ निकालना है तो लेंथ अज्यूम कर ली L, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट, करंट है 20.29 यानी कि 2.9 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, ऐसे लिख लिया। क्यों लिखा है ऐसे? ताकि कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब जो है 10⁻⁻1 आ रही है, 10⁻⁻1 -7 -8 हो गई, -8 और यहाँ पे हो जाएगा +4, तो -4, तो यहाँ पे बनेगा 1 इज इक्वल टू 4 पाई 200 10⁻⁻4, ठीक है, डिवाइडेड बाय L। अब आपको लेंथ जो चाहिए वो पाई सेंटीमीटर में चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, L को ऊपर ले आते हैं,
तो L इज इक्वल टू 800, एक दो जीरो कैंसिल कर दो, ये -2, तो 8 पाई इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो 8 पाई सेंटीमीटर, तो इसका आंसर बनेगा 8। इस क्वेश्चन का आंसर है 8। ठीक है, तो अब मैंने कैलकुलेट करके निकाल दिया। तो अगर फाइनल आंसर की बात करें, सेंटीमीटर यहाँ पे यूनिट मेंशन है, तो जो फिल इन द ब्लैंक है उसकी वैल्यू बनेगी 8। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत? चलो आगे चलें, नेक्स्ट। अब ये वाले क्वेश्चन में फिर से कुछ डाउट है, कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है 3। करेक्ट आंसर शुड बी 3, करेक्ट आंसर शुड बी 3, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल क्रॉसिंग बोली है और इनिशियल क्रॉसिंग को इंक्लूड करा है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो गाड़ियां हैं, पहले वाले का एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो फर्स्ट वाले गाड़ी का ले लिया k इंटू टी, ठीक है, लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरे वाले का कांस्टेंट है, तो दूसरे वाले का कांस्टेंट ले लिया a। अब दोनों गाड़ियों ने एक दूसरे को क्रॉस करा, क्रॉस कैसे करा ये नहीं बताया भाई, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों आगे जा रही हैं, लेकिन किसकी स्पीड ज्यादा है इनिशियल ये नहीं बताया। तो हम क्या करते हैं, एक गाड़ी को रोक देते हैं, रिलेटिव से करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी। एक गाड़ी को रोक दो P को, अगर P को रोकेंगे तो सेकंड वाली जो गाड़ी है उसकी एक्सेलरेशन बनेगी a माइनस के टी। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा ना ये यूज करता हूँ। हाँ, इधर देखते हैं। तो मैंने कहा कि जो फर्स्ट जो कार है उसका एक्सेलरेशन था के टी, सेकंड जो कार है उसका एक्सेलरेशन है a। फर्स्ट वाले को रोक दिया, तो फर्स्ट वाला रुक गया और सेकंड वाला है, अब उसका एक्सेलरेशन है a माइनस के टी। अब हो सकता है a बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर हो, a कैन बी वेरी बिग पॉजिटिव नंबर। अब क्योंकि पहली वाली गाड़ी को रोक दिया गया है, अब ये नहीं बताया कि कौन तेजी से निकल रहा है। ठीक है, क्रॉस करने के दो तरीके हैं, Q ने P को क्रॉस करा तो Q की स्पीड ज्यादा, या P ने Q को क्रॉस करा तो P की स्पीड ज्यादा। तो अगर एक को रोकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कहां लेंगे, ये दिक्कत है। तो अब हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। तो अगर आपने इनिशियल रिलेटिव पीछे ले ली तब आपके 3 क्रॉसिंग आएंगे, दिखाता हूं मैं कैसे। तो अब क्या होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी पीछे की तरफ ले लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन इस तरफ को है, मान लो a काफी हाई है, तो एक्सेलरेशन a बड़ा है, काफी बड़ा नंबर है, 100 है, और kt छोटा है, तो दिस विल बी समथिंग लाइक 90, अच्छा बड़ा पॉजिटिव नंबर है। अब वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, तो एक क्रॉसिंग ये हो गई, एक क्रॉसिंग यहां पे हो गई, एक क्रॉसिंग यहां पे वापस हुई। लेकिन जब ये यहां पे क्रॉस कर गया, इसके बाद टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन कम होगी ना, 90 के बाद 80 होगी, फिर उसके बाद 60, फिर 10, फिर 0, फिर -8, क्योंकि टी बढ़ता जाएगा ना, तो धीरे धीरे आगे जाके फिर एक्सेलरेशन अपनी नेगेटिव हो जाएगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो गाड़ी फिर से डायरेक्शन चेंज करेगी, डायरेक्शन फिर से चेंज करेगी तो एक बारी और क्रॉस करेगी। तो ये हो गया तीसरा क्रॉसिंग, तो 3 क्रॉसिंग बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, आंसर आई थिंक एनटीए वालों ने 2 दिया है, बट यू कैन चैलेंज, इसका आंसर बनना चाहिए 3। ठीक है, नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, कैपेसिटर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग कहते हैं करंट की वैल्यू होती है कैपेसिटेंस इनटू डीवी बाय dt। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। इसके अंदर करंट की वैल्यू आपको दे रखी है 0.15 एम्पियर, यानी कि 15 इंटू 10⁻⁻²। कैपेसिटेंस होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एरिया A है। तो अब आपको सर्कुलर प्लेट्स दिया है जिनका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर। तो एरिया यानी कि πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट लेना है 9 इंटू 10⁻⁻12, 9 इंटू 10⁻⁻12 बाय डी, डिस्टेंस डी लेना है, वही निकालना है। ठीक है, इंटू डीवी बाई डी टी, वोल्टेज कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है, 7 इंटू 10⁸, 7 इंटू 10⁸। अब यहां से हम डी निकालेंगे और हमारे को माइक्रोमीटर में आंसर चाहिए। पाई को लेना है 22/7, तो डी को ऊपर ले जाता हूं, 15 इंटू 10⁻⁻2 इंटू डी इज इक्वल टू 22/7 इंटू 9 इंटू 7,
यहाँ पे -12, यहाँ पे +8, -4 और -2 -6। ठीक है, तो इसको तो अलग ही रखो, -6 को तो अलग रखो क्योंकि माइक्रोमीटर में एडजस्ट हो जाएगा। अब ये वाला 7 खत्म हो गया, ये वाला 7 खत्म हो गया। ठीक है, 15 को गायब करा तो 3 से, तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 3, ये बनेगा 66। ठीक है, अब यहाँ पे ये 10 की पावर -2 को उधर भेज दीजिएगा। d इज इक्वल टू 22 इंटू 3 इंटू 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 माइक्रोमीटर। इस टाइप की हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। दिस विल कम आउट टू बी 66। ठीक है, ये बनेगा 20। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1320 माइक्रोमीटर आ जाता है। तो आंसर आपका बन जाएगा 1320। ये आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए था। आगे चलता हूं नेक्स्ट वाले पे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है। तो हमारे को पता है कि जब भी कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमता है तो उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो होता है gm/r। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो यानी कि m इंटू √gm/r इंटू r। r अंदर जाएगा तो r²। तो r जब अंदर जाएगा r² तो एक r कैंसिल हो गया। एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं m इंटू √g, कैपिटल M मतलब स्टार का मास, इंटू रेडियस। अब देखिए आपको पता है b का रेडियस डबल है a के, तो रेडियस ऑफ b इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल r, डबल है। और b का जो मास है वो है 4√2 टाइम्स। तो मैं बोलूंगा LB/LA, मास का रेशियो MB/MA। ठीक है, GM दोनों के लिए कॉमन होगा, √RB डिवाइडेड बाय RA। अब कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका रेशियो बन जाएगा 4√2, इसका रेशियो आएगा 2:1। √2 इंटू √2 मतलब 2, यानी कि वैल्यू बनेगी 8। इसका आंसर है 8। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया। अगेन इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर थोड़ा सा डिस्प्यूट है। 7700 आ रहा है आंसर। ठीक है, इट इज कमिंग आउट टू बी 7700। कंडीशन क्या बनेगी, पावर 4 है तो हम लिखेंगे dq/q। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझते हैं। a की पावर 1 है तो dA/a प्लस 4 टाइम्स dB/b प्लस dC/c प्लस d/d। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन बनती है। अब इसके अंदर a में कितना चेंज आ रहा है, 3/60 प्लस 4 इंटू बी में चेंज आ रहा है 0.1/20, 0.1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस सी में कितना चेंज आ रहा है 0.2/40, डी में कितना चेंज आ रहा है 0.1/50। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई फ्रैक्शनल चेंज की। अब अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज। तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज आ गई। परसेंटेज को लेना है x/1000। ठीक है, परसेंटेज को लेना है x/1000। तो कहता है परसेंटेज एरर इज x/1000। अब जब इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज हैं, सिर्फ कैलकुलेशन बच रहा है। तो x/1000 विल कम आउट टू बी 7.7। ठीक है, अब इसमें जब 1000 मल्टीप्लाई करिएगा तो 7700 आ रहा है x की वैल्यू 7700 आ रही है। एनटीए ने शायद 77 आंसर दिया है, कहीं शायद उनसे कुछ कैलकुलेशन एरर हो सकता है। ठीक है, बाकी अब इस पेपर का पूरा डिस्कशन कर दिया। कुछ क्वेश्चंस अननेसेसरली लंबे थे, जैसे कि ये भी अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन काफ़ी लंबी है। और एक वो ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन बहुत लंबा था, उसके अंदर आंसर्स की ऑप्शंस भी बहुत पास पास थे। तो बट ओवरऑल पेपर का लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं था, डायमेंशंस के कई क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।